नमस्कार साथियों, स्वागत है आप अपनी यूट्यूब चैनल सक्सेस 92 में। साथियों, आज हम लेकर के आए हैं डीएलएड आधारित टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि यूनिट 5 से संबंधित है। यूनिट 5 से लेकर के आए हैं। इससे पहले यूनिट 7, यूनिट 6 और यूनिट 8 यानी 3 जो है यूनिट का वीडियो अपलोड हो चुका है। आप लोग देख लें, अगर नहीं देखे होंगे तो। एकदम बेहतरीन कम प्रश्न है और एकदम जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे सिर्फ वैसे ही प्रश्नों का सेट हम लेकर के आए हैं। हम तो अपनी जिम्मेवारी को पूरी बखूबी निभा ही रहे हैं। आपको 5 ऑप्शन के साथ जो है सो वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन आप लोग भी अपनी जिम्मेवारी को थोड़ा सा निभाइए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके। जो भी आपको यूनिट 5, 6, 7, 8 जो भी आपको उपलब्ध कराया जा रहा है, 1 से 8 तक का सभी मतलब जो है सो यूनिट्स के वीडियो आप तक पहुंचेंगे धीरे धीरे से, ठीक है। चूंकि 5 ऑप्शन सेट करके आप तक वीडियो पहुंचाना होता है तो इसमें थोड़ा सा वक्त लग ही जाते हैं, ठीक है। और 50 प्रश्न है तो मान लीजिए थोड़ा सा वक्त लग जाता है। आगे आपको मिलेगा इसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1। यूनिट 1 तक में जब आपका एग्जाम का डेट जैसे ही आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगेगा तब तक आपको जो है सो सारा आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इस बात को बिल्कुल ख्याल रखिएगा। थोड़ा सा आप लोग शेयर कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं एक एक करके। हाँ, एक बात और जान लीजिए कि यहाँ जो सक्सेस की 92 आपको जो ये नंबर जो उपलब्ध कराती है, इसलिए नंबर उपलब्ध करा रही है कि यहाँ पर एक नहीं कई बैचेज चल रहे हैं। CTET का बैच जो है सो आगामी एक जो है सो अगस्त से शुरू हो रही है, ठीक है। CTET के लिए अगर आप तैयार है तो दिसंबर में एग्जाम होगा, तो दिसंबर तक में आपकी पूरी तैयारी जबरदस्त ढंग से हो जाएगी। लाइव क्लास के जरिए होगा। उसके बाद अभी डीएलएड का जो है डीएलएड इंट्रांस का बैच चल रहा है। डीएलएड इंट्रांस का 3 घंटे का क्लास दिया जा रहा है, ठीक है। उसके लिए भी आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं। और प्रधान शिक्षक, प्रधान अध्यापक का मटेरियल चाहिए तो उसके लिए तो आप संपर्क कर ही सकते हैं। थोड़ा सा शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। एकदम बेहतरीन सेट है। देखिए 50 प्रश्न लगाइए और 50 में कितने आपके सही होते हैं आप लोग जरूर बताइए। चलिए हम पहला प्रश्न आपसे पूछ ही लेते हैं। एक प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा। BSEB के चेयरमैन अभी कौन है? BSEB के अध्यक्ष अभी कौन है ये बताइए। BSEB बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जो है, इसका अध्यक्ष कौन है? आप लोग कमेंट में हमें जवाब दीजिए। शुरुआत करते हैं दूसरे यानी कि आपके पहले प्रश्न। देखिए, विद्यालय प्रबंधन की अवधारणा की पहचान कैसे करेंगे? विद्यालय प्रबंधन की अवधारणा की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? अवधारणा की। कहता है देखिए, इसमें विद्यालयी संसाधनों का प्रबंधन करना होता है। बिल्कुल देखिए, जब विद्यालय प्रबंधन की बात हो तो संसाधन का तो प्रबंधन करना ही पड़ेगा। मानव संसाधनों का प्रबंधन करना पड़ता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। मानव संसाधन का ही प्रबंधन होना है। इसमें विद्यालय की सभी गतिविधियों को सुचारू रूप से किया जाना है। मैनेजमेंट अच्छा हो, प्रबंधन अच्छा हो तो सब कुछ सुचारू ढंग से चलता ही चलता है। अगला, निरंकुश शासन व्यवस्था को लागू करके। ये गलत है, ये ऑप्शंस आपके गलत हैं, ठीक है। ये नहीं होने चाहिए था, ये बिल्कुल नहीं होने चाहिए था। निरंकुश शासन व्यवस्था बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन आपका 1, 2, 3 सही है। इसका मतलब आप 1 से अधिक के साथ जाएंगे और आपका जो आंसर हो जाएगा वो ई ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ई ऑप्शन हो जाएगा। विद्यालय प्रबंधन की अवधारणा को कैसे पहचानेंगे इसमें। आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? विद्यालय प्रबंधन के निम्न में से क्या उद्देश्य होते हैं? जो विद्यालय मैनेजमेंट है उसका क्या उद्देश्य है? बिल्कुल उद्देश्य को समझना है। देखिए क्या उद्देश्य होता है, तो बच्चों को समावेशी लोकतांत्रिक शिक्षा प्रदान करना। बिल्कुल सही बातें हैं। समावेशी भी होना चाहिए और लोकतांत्रिक भी होना चाहिए। बिल्कुल स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। विद्यालय में नवाचारी और सृजनात्मक कार्य पर बल देना। बिल्कुल नवाचारी पर भी बल देना, सृजनात्मकता पर भी बल देना है। पीने योग्य पानी, बिजली, स्वच्छता और सुरक्षा प्रबंधन कराना, ये भी बिल्कुल सही है। प्रबंधन का ही सारा का सारा कार्य है। सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण करना, ये भी सही है। यानी कुल मिलाकर के आपके ऑप्शन ई हो जाएंगे। 1 से अधिक यानी चारों के चारों ऑप्शन सही है, 100% सही है, ठीक है। इसलिए ई ऑप्शन हो जाएंगे आपके। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? विद्यालय प्रबंधन की व्यवस्था में अंतर्निहित मान्यताएं हैं। अंतर्निहित मान्यताएं की बात हो रही है, तो अंतर्निहित मान्यताएं क्या है? देखिए अंतर्निहित मान्यताएं, ठीक है, विद्यालय प्रबंधन में। देखिए कार्य संस्कृति, ये भी सही बात है। कार्य और संस्कृति दोनों का जो है सो प्रबंधन अच्छे ढंग से होने चाहिए। अनुशासन तो होना ही चाहिए। अनुशासन ही देश को महान बनाता है, ये कहा जाता है। नहीं, अगर बच्चों में अनुशासन नहीं है तो समझ लीजिए वो आगे चल करके एकदम मतलब गलत ट्रैक पर ये चले जाएंगे, ठीक है। आपदा प्रबंधन, देखिए मैनेजमेंट, ये आपदा प्रबंधन जो डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, ये भी बिल्कुल सही बातें हैं। और समय से कार्य का निपटारा, ये भी सही है। विद्यालय प्रबंधन के अंतर्निहित ये सारी के सारे बातें आते हैं, यानी इसका भी ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, यानी 1 से अधिक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? निम्न में से किसका मिलान उचित है? उचित मिलान कहता है। देखिए सामाजिक विकास क्या वातावरण से होता है? सामाजिक विकास बिल्कुल वातावरण से ही होता है। इसी को आप एकदम मतलब
सही मानेंगे और ये आपका बिल्कुल सही 100%। उचित मिलान की बात हो रही है। देखिए वातावरण का मतलब हो गया कि जब तक बच्चे परिवेश में नहीं जाएंगे, अपने आस पड़ोस के लोगों से नहीं मिलेंगे, अपने समाज के सदस्यों के बीच बैठेंगे नहीं, वार्तालाप नहीं करेंगे, तब तक उनका सामाजिक विकास कैसे हो सकता है। तो सामाजिक विकास के लिए वातावरण का होना एकदम अनिवार्य है। ठीक है, संवेगात्मक विकास परिपक्वता ये नहीं है। ठीक है, यह शारीरिक विकास वातावरण, शारीरिक विकास के लिए वातावरण की आवश्यकता नहीं है, वो तो आप अलग भी रह करके, एकांत में भी रह करके आप अच्छी तरीके से अच्छे भोजन का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। संवेगात्मक विकास के लिए परिपक्वता का होना भी जरूरी नहीं है। ठीक है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो ये आपका बिल्कुल उचित आंसर आएगा। आइए प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, चेतना सत्र की शुरुआत होती है। देखिए वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और थोड़ा सा शेयर जरूर कर दीजिए, तो 50 प्रश्न पर जाना है। चेतना सत्र की शुरुआत किससे होती है? चेतना सत्र की शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए वैसे अगर कहें तो चेतना सत्र की शुरुआत जो होती है वो आपको साफ सफाई से लेकर के होती है। ठीक है, लेकिन इस ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है प्रार्थना, आपका ऑप्शन सही होगा। प्रार्थना से ही चेतना सत्र की शुरुआत होती है। खेल कूद नहीं, आपसी संवाद नहीं, पहली घंटी नहीं। पहली घंटी तो चेतना सत्र में आता ही नहीं है। चेतना सत्र में तो आपको क्या आता है, दैनिक साफ सफाई होता है, उसके बाद प्रार्थना होता है, प्रार्थना के बाद जो आपका एक होता है ना अभियान गीत होता है, अभियान गीत के बाद प्रस्तावना होता है, ये सब आता है ये चेतना सत्र के। उसके बाद काउंटिंग वगैरह होता है। ठीक है, आगे बढ़ते देखिए, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में कला का समावेशन करना कहलाता है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में कला का समावेशन क्या कहलाता है? तो कला समेकित शिक्षा कहलाता है। कला का समावेशन क्या कहलाएगा? तो कला समेकित शिक्षा, कला समेकित शिक्षा कहलाता है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे, आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? 7 कहता है कि छात्रों की झिझक दूर करने की तकनीक क्या कहलाती है? देखिए छात्रों की झिझक दूर करने की तकनीक जो है आइस ब्रेकर कहलाती है। आइस ब्रेकर ऐसे क्रियाकलाप है, एक प्रकार का कहिए क्रियाकलाप है। ठीक है, अब ये ऐसा क्रियाकलाप है जिसके माध्यम से आप कुछ गतिविधि करें और गतिविधि के दौरान बच्चों का जो झिझक होता है, झिझक मतलब जो बच्चे शर्माने वाले होते हैं या बच्चे बोलने में संकोच करते हैं, डरते हैं, उसके झिझक को दूर करने की यह तकनीक है। ठीक है, बच्चे सहभागी या इस देखिए गतिविधि कई प्रकार के होते हैं। बच्चों को चित्र बनाने के लिए कहें, बच्चों को आप कहें गेंद से खेलने के लिए कहें, बच्चों के नाम दोहराने के लिए कहें, ताली बजाने के लिए कहें, इससे इन सब चीज़ों से बच्चों का क्या होता है, झिझक दूर होता है। तो ये आपका हो जाएगा आइस ब्रेकर जो है झिझक दूर करने की प्रक्रिया। कक्षा का प्राचीनतम स्वरूप है। देखिए कक्षा का प्राचीनतम स्वरूप की बात हो रही है, तो प्राचीनतम स्वरूप क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर आपके ऑप्शन है लोकतांत्रिक, बाल केंद्रित, सृजनात्मक, पारंपरिक और इनमें से कोई नहीं। तो कक्षा का जो प्राचीनतम स्वरूप है वो पारंपरिक था। क्या था? पारंपरिक ये था। ठीक है, याद रखिए कक्षा का जो पौराणिक कह सकते हैं या प्राचीनतम स्वरूप कह सकते हैं, तो ये पारंपरिक था। ठीक है, अभी वर्तमान में लोकतांत्रिक, बाल केंद्रित और सृजनात्मकता ये सब वर्तमान में चल रहा है। देखिए डी स्कूलिंग सोसाइटी की रचना है। डी स्कूलिंग सोसाइटी जो है इसकी रचना किन्होंने की? क्या इवान इलिच या जो है सो एडवर्ड इरविन या डार्विन या रूसो या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक, किनके द्वारा किया गया है? तो याद रखिएगा पहला आपका ऑप्शन हो जाएगा इवान इलिच के द्वारा जो है डी स्कूलिंग सोसाइटी की रचना की गई थी। ठीक है, डी स्कूलिंग सोसाइटी की रचना इवान इलिच के द्वारा की गई है। समावेशी कक्षा कक्ष की बात कर ले, अगर समावेशी कक्षा कक्ष में अनुशासन होना चाहिए। देखिए किस प्रकार का अनुशासन होना चाहिए? तो देखिए कठोर अनुशासन, क्योंकि उसमें कक्षा में नियोजन में सहायता मिलती है। बिल्कुल कठोर, जब जहाँ भी आए वैसे अनुशासन तो चाहिए ही नहीं चाहिए। लचीला, क्योंकि यहाँ अक्षम छात्र भी होते हैं, ये आपको कहीं ना कहीं सही लग रहा है, लेकिन बेहतर आपको ऑप्शन चुनना होता है। इसलिए देखिए सक्षम छात्रों के लिए कठोर एवं अक्षम छात्रों के लिए लचीला। यहाँ देखिए बिल्कुल जो कि सक्षम छात्र जो है उनको आप बिल्कुल अपने हिसाब से यदि हैंडल नहीं करेंगे तो वो क्या कहेंगे, वो अक्षम छात्रों को आगे बढ़ने नहीं देंगे। आप अक्षम छात्रों के लिए जो निम्न स्तर की जो बातें हैं, मान लीजिए छोटी छोटी चीज़ों को बताने का प्रयास करेंगे और ये चाहेंगे कि नहीं ये सब हम जानते हैं तो ऐसे चीज़ जो है सो हमें नहीं चाहिए, तो उस स्थिति में थोड़ा सा यहाँ पर कठोर भी होना जरूरी है और थोड़ा सा लचीला भी होना जरूरी है। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है। समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है? ऐसी शिक्षा व्यवस्था जहाँ केवल दिव्यांग बालक की शिक्षा पर ध्यान दिया जाए? बिल्कुल नहीं, केवल कहाँ, समावेशी का मतलब है दिव्यांग बच्चों के साथ साथ सामान्य बच्चे या सामान्य बच्चों के साथ साथ दिव्यांग बच्चे। ऐसी शिक्षा जो बच्चों के अच्छे गुणों का समावेशन करे। अच्छे गुणों का समावेशन तो हर जगह करना है, लेकिन ये समावेशी का अर्थ नहीं हुआ।
नहीं हुआ। अब देखिए आगे जाते हैं, क्या कहता है, ऐसी शिक्षा व्यवस्था, क्या ऐसी शिक्षा व्यवस्था जहां बच्चों के परिवेशन में केवल सकारात्मक तत्वों का समावेशन हो। बिल्कुल ये बातें सही है। ऐसी शिक्षा व्यवस्था जहां दिव्यांग और सामान्य बालक साथ साथ पढ़ सके, ये भी सही बात है। यानी उपरोक्त में से एक से अधिक पर आप चले जाएंगे, ठीक है। यानी ये भी कहीं ना कहीं आपको सही लग रहा है, और दो ये भी एकदम 100% सही है, तो कहीं ना कहीं ये आपका उपरोक्त एक में से एक से अधिक आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन केवल एगो पर ध्यान देने की बात होगी तो नहीं होगा। पाठ्य सहगामी क्रिया से छात्र का विकास होता है। पाठ्य सहगामी क्रिया तो आप जानते ही हैं, बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ जितने भी खेल कूद की गतिविधियां होती है, जितने भी कार्यक्रम होते हैं, वो उससे केवल नैतिक विकास होता है? जी नहीं। केवल सामाजिक विकास होता है? जी नहीं। सर्वांगीण विकास होता है, ये ध्यान रखिएगा। सर्वांगीण, जब पाठ्य सहगामी क्रिया होती है तो उसमें बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का अन्य नाम क्या है? देखिए पाठ्य सहगामी क्रिया का अन्य नाम है पाठ्य अतिरिक्त क्रियाएं। जो किताबी चीज़ें दी गई है, जो सिलेबसरी चीज़ दिया हुआ है, वो तो आप पढ़ा ही रहे, उसके साथ साथ अन्य गतिविधि भी करवाना पाठ्य सहगामी क्रिया, अतिरिक्त क्रियाएं। पाठ्य सहायक क्रिया, ये भी सही है। पाठ्य जो आप पढ़ा रहे हैं उसको सहायता करने वाली जो क्रियाएं हैं वो पाठ्य सहगामी क्रिया। समवायिक क्रिया, ये भी सही है। विद्यालय से बाहर क्रिया, ये कहीं ये सही नहीं लग रहा, लेकिन आपको 1 से 3 सही है, तो 3 यह उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी ई ऑप्शन के साथ आपको जाना पड़ेगा। आइए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रबंधन प्रत्येक उपक्रम का गतिशील एवं जीवनदायी तत्व है। यह परिभाषा किसने दिया था? प्रबंधन होना चाहिए, प्रबंध दिया हुआ है। प्रबंधन प्रत्येक उपक्रम का गतिशील एवं जीवनदायी, देखिए गतिशील भी है और जीवनदायी भी तत्व है, ठीक है। देखिए प्रबंधन, यही सीधा सीधा समझने वाली बात हो जाती है। जो प्रबंधन यदि अच्छा होता है ना तो सब कुछ अच्छा होता है। तो गतिशीलता भी हो गया, जीवनदायक भी हो गया, यानी कि सारे कार्य अच्छे होंगे, ठीक है। तो यहाँ ये किसके द्वारा दिया गया था? तो पीटर एफ ड्रकर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? पीटर एफ ड्रकर के द्वारा दिया गया था। प्रबंधन प्रत्येक उपक्रम का गतिशील एवं जीवनदायी तत्व है, यह इन्हीं के द्वारा दिया गया था। आइए, समय सारणी के बिना शिक्षण प्रक्रिया पर पड़ता है। देखिए समय सारणी यदि नहीं रहेगा, अच्छी तरीके से आपका टाइम टेबल यदि नहीं रहेगा, तो आपका क्या होगा? या अनुकूल प्रभाव पड़ेगा शिक्षण प्रक्रिया पर, या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, या थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा, या ना के बराबर प्रभाव पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन होगा? 100% आपको जाना होगा बी के साथ, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अनुकूल तो पढ़ ही नहीं सकता है। समय सारणी अच्छा नहीं रहेगा, समय सारणी सही नहीं रहेगा, रूटीन ठीक नहीं रहेगा, क्लास आपका समय सारणी से चलता है, अगर रूटीन सही नहीं रहेगा तो क्लास आपका सही ढंग से चल ही नहीं पाएगा। इसलिए बिल्कुल कहिएगा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ठीक है। समय सारणी से बचत होती है। क्या समय सारणी से आय की बचत होगी? बिल्कुल नहीं, आय की तो बात ही नहीं होगी। शिक्षण की बचत होगी? ये भी नहीं होगा। शिक्षण की बचत होगी, लेकिन शिक्षण की बचत तो हमें करनी ही नहीं है, ऐसे ऑप्शन से आपको बिल्कुल दूर रहना है। श्रम एवं समय की बचत, ये सही है। देखिए अगर आपका समय सारणी सही है तो आपको मेहनत की भी ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा, और आपको समय के साथ सारे कार्यों को निपटाना होगा। तो समय सारणी में आपको श्रम और समय दोनों की बचत होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, कितने महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम को प्रभावी किया गया था? तो ये जो है संविधान संशोधन 86 था। 86वां संविधान संशोधन, ये बार बार आता है, इसको ध्यान रखिएगा। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के द्वारा हुआ था। इसी समय SSA की शुरुआत की गई थी, जो सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी, और इसी के तहत अभी जो है लाखों शिक्षकों की भर्तियां भी हो रही है। इसी के तहत 21A में, जो संविधान के अनुच्छेद 21(1) या 21 को कहिए, इसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? शिक्षा का अधिकार अधिनियम मतलब हुआ राइट टू एजुकेशन, RTE, राइट टू एजुकेशन, ये 2009 में पारित हुआ था, और ये लागू 2010 से हो गया है, ठीक है। 1 अप्रैल 2010 से लागू है। यहीं पर RTE अगर रहता, शिक्षा जो राइट टू RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम रहता, तो ये 2005, याद रखिएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू हुआ था, और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू हुआ था। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। बाला का पूरा नाम क्या होता है? ये बाला क्या है? तो बाला है आपका बिल्डिंग एज पर लर्निंग, बिल्डिंग एज लर्निंग, ठीक है। बिल्डिंग एज लर्निंग है बाला। बाला क्या है? बिल्डिंग एज लर्निंग, इसे याद रखिएगा। ये भी आपको शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी हुई है। शिक्षकों के वृत्तिक विकास में सहायक होता है। कल की कक्षा में काफ़ी बेहतरीन ढंग से आपको जो है सो वृत्तिक विकास पर, नैतिक विकास पर, नेतृत्व क्षमता पर काफ़ी बेहतर जो है सो लेक्चर दिया गया था। तो ये जो है शिक्षकों के वृत्तिक विकास में क्या सहायता कर सकता है? देखिए सर, इंटरनेट
नेट भी सहायता करता है। सेवाकालीन जो आपकी प्रशिक्षण होती रहती है 3 दिवसीय 5 दिवसीय इस तरह से, वो भी आपको मदद करती है। और क्रियात्मक अनुसंधान जितने भी आप करते हैं, अनुसंधान करते हैं, वो भी आपको कहीं ना कहीं मदद करता है। और मीडिया तो करता ही करता है, यानी उपरोक्त में से एक से अधिक आपका ई ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन कहता है नेतृत्व बदलाव। नेतृत्व बदलाव जो है, ठीक है, नेतृत्व बदलाव लाने का अभिकर्ता है, यह कथन क्या है? कहता है कथन नेतृत्व बदलाव लाने का अभिकर्ता है। नेतृत्व क्या है? तो बदलाव लाने का अभिकर्ता है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? ये आपको जेम्स जो है, जेम्स एम लिपहम के द्वारा ये दिया गया है कि नेतृत्व बदलाव लाने का अभिकर्ता है। जेम्स एम क्या है, लिपहम के द्वारा ये दिया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले। विद्यालय की ग्रेडिंग किस आधार पर की जाती है? जो विद्यालय है, विद्यालयों की ग्रेडिंग किस आधार पर की जाती है? तो विद्यालय की गतिविधियों पर, विद्यालय प्रगति पत्रक पर, विद्यालय समय सारणी पर, विद्यालय भौतिक स्थिति पर। बिल्कुल नहीं, जो विद्यालय का प्रगति पत्रक है, विद्यालय किस प्रकार से रन कर रहा है, जो उसका प्रगति का रिपोर्ट है, इसी के माध्यम से विद्यालय की ग्रेडिंग होती है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा मुख्य रूप से किस को बढ़ावा देना है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं CCE कहते हैं। क्या कहते हैं? CCE क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। अब ये जो है सो CCE के द्वारा किसको बढ़ावा दिया जाता है? बच्चों के बीच प्रतियोगिता को। देखिए ये सही नहीं बुझा रहा है। शिक्षकों के बीच प्रतिस्पर्धा को, ये भी सही नहीं लग रहा है। बच्चों में शैक्षणिक उत्कृष्टता को, आप इसको मान सकते हैं, ठीक है, इसको आप मान सकते हैं। और जो है समावेशी शिक्षा है, ये तो बिल्कुल सही बात है। तो आप अगर सब में बेहतर खोजेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर समावेशी शिक्षा ही होगा, ठीक है। कहेगा कैसे समावेशी शिक्षा होगा? तो देखिए समावेशी शिक्षा के द्वारा ही आपको सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को की जो नींव रखी गई है, उसमें समावेशी शिक्षा यानी कि प्रत्येक दिन आप बच्चों को अलग अलग जो है सो, जो बच्चे जिस कैटेगरी के हैं, जिनका बौद्धिक स्तर जिस प्रकार का है, जो जितनी चीज़ों को बताने में सक्षम है, उसको उस हिसाब से आप प्रश्न पूछते हैं। और डेली का मूल्यांकन, प्रतिदिन यानी मूल्यांकन आप यदि कर लेते हैं तो ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है। और इसके तहत जो है आपको समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है देखिए 24 नंबर कि सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? सतत एवं समग्र मूल्यांकन जो है उसमें केवल संरचनात्मक आकलन शामिल है? जी नहीं, केवल की बात तो होगा ही नहीं। केवल संकलात्मक ये भी ना, संकलात्मक ना संरचनात्मक ये भी नहीं होगा। तो होगा क्या? तो ये देखिए आपका डी ऑप्शन होगा। विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलात्मक आकलन का प्रयोग करना ही क्या है? तो ये आपका जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहिए, उसमें ये आपको भागीदारी सुनिश्चित कराती है। देखिए विविध रणनीति अपनाना है, अलग अलग तरीके की सोच रखनी है, अलग अलग चीज़ों पर कार्य करनी है। संरचनात्मक भी और संकलनात्मक भी, दोनों प्रकार के आकलन करने हैं, यानी डी आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE के उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है इसके? देखिए इसके जो उद्देश्य हैं वो देखिए, पहला है केवल छात्र के ज्ञान का मूल्यांकन करना। जी नहीं, सर्वांगीण विकास होना होता है CCE में। सर्वांगीण यानी हर एक पॉइंट पर आपको आकलन करनी है, मूल्यांकन करनी है। तो केवल छात्र के ज्ञान का मूल्यांकन नहीं, केवल बालक की तर्क शक्ति का मूल्यांकन, जी नहीं, तर्क शक्ति का भी मूल्यांकन नहीं, केवल छात्र की समझ का मूल्यांकन। केवल शब्द जहां भी आ जाए उसको बिल्कुल आप CCE में छांट दीजिए। विकास के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना, यानी आपका ऑप्शन बिल्कुल डी हो जाएगा सही, ठीक है। विकास के सभी पहलुओं का मूल्यांकन करना ही सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा CCE के तहत भावनात्मक कौशल में शामिल नहीं है? भावनात्मक कौशल में शामिल नहीं है की बात किया जा रहा है, ठीक है। क्या हो जाएगा? देखिए भय में कमी, हाँ बिल्कुल भय में कमी होना चाहिए। बच्चों को आप अवसर दें। लोकतंत्र की जो क्लास कक्षा की बात होती है, स्वतंत्रता प्रदान करने की बात होती है, बाल केंद्रित की जो बात होती है, वो CCE की ही तो देन है। और इसमें क्या है? भय में कमी करना, ये बिल्कुल है, शामिल है। सीखने में वृद्धि करना ये शामिल नहीं है। देखिए सीखने में वृद्धि करने की बातें शामिल नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन इसमें सहानुभूति में वृद्धि शामिल है, क्रोध में कमी शामिल है, ठीक है। लेकिन ये सीखने में वृद्धि की बात नहीं है। किन किन पॉइंट को कम करना है, ये बातें इसमें बिल्कुल ध्यान देना है। तो इसको जरूर भय में कमी होना चाहिए, सहानुभूति बच्चों के प्रति होनी चाहिए, क्रोध में कमी होना चाहिए। तो आप किसके साथ जाएंगे इसमें?
किसके साथ आप जाना चाहेंगे, तो सीखने में वृद्धि के साथ जाएंगे, जिसको शामिल नहीं किया गया है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न को देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है। देखिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है ये पूछ रहा है, सही नहीं है, ठीक है, क्या सही नहीं है। देखिए कहता है यह विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, 100% सही है। विद्यालय आधारित, विद्यालय में ही मूल्यांकन होता है। यह विद्यार्थियों में तनाव को कम करता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। डेली का काम डेली हो जाएगा तो बच्चों में तनाव होने की बात ही नहीं है कि 6 महीने के बाद परीक्षा देना है, स्ट्रेस ले टेंशन में रहेगा बच्चा, नहीं, डेली का कार्य डेली कर लेना है। इसमें अंकों को के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग किया था, बिल्कुल ABCD ग्रेड आपने देखा होगा, ग्रेडिंग किया जाता है। इसमें शिक्षकों का बोझ बढ़ जाता है। देखिए ये गलत बात है, शिक्षक पर बोझ कभी बढ़ ही नहीं सकता। शिक्षक तो ऐसे मतलब समझ लीजिए कि पत्थर के बने होते हैं कि उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्याओं को, मतलब चाहे कैसा भी समस्या आ जाए, लेकिन उसको हर हाल में उनको सामना करना ही करना है। तो शिक्षक पर बोझ नहीं बढ़ता, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल नहीं टेंशन है, चाहे कोई भी चीज़ें रहे, ठीक है। आगे बढ़ते देखिए, थोड़ा सा आप लोग शेयर जरूर कर दीजिए सर, शेयर करना नहीं भूलिएगा, शेयर करिए। CCE प्रणाली के संदर्भ में, ठीक है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। CCE के प्रणाली में फिर से वही उसी पर हम अभी चल रहे हैं, किस पर, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर। बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाता है, क्या बात है, कहता है कौन सही नहीं है, यही नहीं कह रहा, कौन सही नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए कौन सही नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो यही तो हमें लग रहा है कि यही सही नहीं है। प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाता है, ये बातें बिल्कुल सही नहीं है क्या सही, तो छोटे छोटे जो सामग्री के छोटे छोटे हिस्सों पर सीखने की प्रगति की पहचान करता है, उपचारात्मक प्रतिक्रिया उपलब्ध कराता है और गैर शैक्षणिक योग्यता की भी पहचान कराता है, उन्हें बढ़ावा देता है। शैक्षणिक के साथ साथ गैर शैक्षणिक भी उपचारात्मक शिक्षा भी, ठीक है, सभी प्रकार के और प्रगति की पहचान भी करता है। लेकिन बच्चों की प्रतिस्पर्धा से यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हर एक बच्चों का अलग अलग मूल्यांकन होता है, प्रत्येक बच्चों तक आप जा रहे हैं, तो ये आपका प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाता है, ये सही नहीं है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य क्या है। देखिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है ये पूछा जा रहा है। यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है छात्रों के विकास का दैनिक मूल्यांकन, ये सही बात है, ये भी सही बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ आपको पांचों ऑप्शंस देखने होते हैं और जो बेहतर होता है उस पर बिल्कुल ज़्यादा फोकस करना होता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य है छात्रों के विकास के सभी पहलुओं को शामिल करने वाली छात्रों के नियमित मूल्यांकन की प्रणाली। ये देखिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ये एकदम, और यही आपका सही आंसर भी होगा, ठीक है। छात्रों के विकास के सभी पहलुओं को शामिल करना, यही तो है सतत और व्यापक, ठीक है। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कक्षा में सभी छात्रों को नियमित मूल्यांकन करना, ये बात ठीक है, ये भी सही है, लेकिन आपको यहाँ सबसे सटीक ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है। इनमें से एक से अधिक पर आपको इसमें नहीं जाना होगा। प्रतिदिन टेस्ट का आयोजन करना, टेस्ट तो करना ही नहीं है। कक्षा में छात्रों का नियमित मूल्यांकन करना है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करना ही करना है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कहता है 30 नंबर, क्या कहता है 30 नंबर प्रश्न जो है, बच्चों क्या कहता है, बच्चे के विकास के शैक्षिक और सहशैक्षिक दोनों पहलुओं का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक उपयोगी है। शैक्षिक भी और सहशैक्षिक दोनों पहलुओं को आकलन करने के लिए जो सबसे अधिक उपयोगी कौन सा है ये पूछा जा रहा है। तो आप किसके साथ जाएंगे, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के साथ जाएंगे, यही सबसे उपयुक्त है, सबसे उपयोगी है, ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। सतत और व्यापक मूल्यांकन पर जोर देता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है किस चीज़ पर जोर देता है, तो अब देखिए इसमें किस पर, क्या सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक पैमाना निरंतर परीक्षण, ये नहीं, व्यापक पैमाना और निरंतर परीक्षण, व्यापक पैमाना तो होना ही चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए लेकिन कौन जोर देता है इस पर, सीखने का अवलोकन, रिकॉर्ड और सुधार कैसे किया जा सकता है, इस पर ज़्यादा फोकस करना है। यही देखिए गलतियाँ यही होगी आपसे, और इसी पॉइंट्स को समझना है कि आपको किस प्रकार से आंसर देने हैं कि गलती ना हो, कम से कम हो। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन पर जोर देने के लिए सीखने का अवलोकन, रिकॉर्ड और सुधार कैसे किया जा सकता है, इस पर बिल्कुल ज़्यादा फोकस किया जाता है। आइए अब आकलन को देख रहे हैं। आकलन का क्षेत्र क्या है, आकलन का जो क्षेत्र है वो क्या है, क्या देखिए शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाना है, बिल्कुल सही बात है, शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाना ही तो आकलन है। वैयक्तिक विभिन्नताओं का पहचान करना, बिल्कुल ये भी बातें सही है, हर एक बच्चा में अलग अलग गुण होता है, उसकी विभिन्नताओं को पहचाना, स्थान निर्धारित करना और ज्ञान को बाहरी जोड़, ये आपको 1, 2 और 3 तो बिल्कुल 100% सही है, और बाहरी जीवन से जोड़ना ये भी कहीं ना कहीं सही है, ठीक है, सही है। लेकिन इसलिए जब चूंकि इससे पहले 1, 2, 3 आपका सही है, यानी एक से अधिक, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते 33 नंबर देखते हैं। आकलन की विशेषता की बात हो रही है। आकलन
की विशेषता क्या है? शिक्षक का मूल्यांकन करना आकलन की विशेषता है। बिल्कुल सही बात है, शिक्षक का भी मूल्यांकन होता ही रहता है। नहीं, अब देखिए आगे क्या कहता है, आगे कहता है क्या कि जो शैक्षिक सुधारों में सहायता करना, अधिगम आवश्यकताओं की जांच करना, अधिगम स्तरों में वृद्धि करना। किसके साथ आप जाएंगे, जरा बताइए किसके साथ जाएंगे? तो हमें तो लग रहा है कि आपको ई ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। बिल्कुल, इसमें अधिक एक से अधिक आपका जो है सो सही होगा। आकलन में शिक्षक का भी मूल्यांकन होता है, बच्चे का भी मूल्यांकन होता है। शैक्षिक सुधार में तो बिल्कुल सहायता करता ही करता है, अधिगम आवश्यकता की जाँच में सहायता करता है और अधिगम स्तर की वृद्धि में भी सहायता करता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल विशेषताएं इन सब का एक से अधिक आपका आंसर हो जाएगा। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान के सिवाय, क्या निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय किसका? सीखने के लिए आकलन जो है निम्न में का तो मतलब निम्न में से जो है उसका तो ध्यान है, सिवाय किसके? किसको छोड़ करके बाकी सब पर ध्यान रखा जाता है, ये प्रश्न कह रहा था। देखिए, विद्यार्थियों की आवश्यकता पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है। आवश्यकताएं उसकी क्या है, इसके सिवाय जो आकलन है वो विद्यार्थी की त्रुटि, अधिगम शैली, उसकी क्षमताएं, इन सब पर ध्यान दिया जाता है। अब विद्यार्थी की आवश्यकता में मूलभूत जो आपका एजुकेशन सिस्टम है उस पर ध्यान दिया जाएगा, और उसकी आवश्यकताएं अगर अलग अलग तरह की होगी तो उस पर तो बिल्कुल नहीं ध्यान देना है। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए, अधिगम में आकलन के लिए आवश्यक होता है। अधिगम में आकलन के लिए क्या? ग्रेड एवं अंकों के लिए, जांच परीक्षण के लिए या प्रेरणा के लिए? तो ये सही जवाब है आपका। अधिगम के लिए जो आकलन है वो प्रेरणा के लिए जरूरी है। ठीक है, प्रेरणा के लिए जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, 36 नंबर क्या कहता है? 36 नंबर क्वेश्चन कहता है सामाजिक अध्ययन में आकलन का प्रमुख प्रयोजन है। सामाजिक अध्ययन का जब मतलब आकलन किया जाए सामाजिक अध्ययन में, तो क्या मुख्य प्रयोजन क्या हो सकता है? तो यहाँ पर देखिए, कक्षा शिक्षण में सुधार व कार्य निष्पादन को प्रमाणित करना। ठीक है, विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को प्रमाणित करना, परीक्षण पद्धति व पाठ्यक्रम में सुधार करना, कक्षा परीक्षण में सुधार करना। उपरोक्त में से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक। तो बिल्कुल आपको ए ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, कक्षा शिक्षण में सुधार करना व कार्य निष्पादन को प्रमाणित करना। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। व्याकरण के पक्षों और शब्दों को की बारीकी की समझ का आकलन है। ये देखिए, एक प्रकार से कहिए आप भाषा शिक्षण से संबंधित है, तो व्याकरण के पक्षों और शब्दों की बारीकी की समझ का आकलन किस प्रकार का हो सकता है? तो इसमें देखिए, आप देखेंगे तो परिभाषा के रूप में क्या जानते हैं? देखिए, परिभाषा के रूप में नहीं, ये सही नहीं है। संदर्भयुक्त सामग्री, ये बिल्कुल देखिए, जो उपयुक्त सामग्री होगी उसके अनुसार जो है सो किया जाना चाहिए, आकलन किया जाना चाहिए। ठीक है, उपयुक्त सामग्री के अनुसार किया जाना चाहिए आकलन। वो आपको भाषा शिक्षण से संबंधित, व्याकरण से संबंधित परीक्षण ये है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। मापन नियमानुसार, मापन जो है वो नियमानुसार वस्तुओं या घटनाओं को संख्या प्रदान करता है। यह विचार है, यह किसका विचार है कि मापन जो है वस्तुओं या घटनाओं के की संख्या को जो है सो प्रदान करता है। यह किसके द्वारा ये दिया गया है? तो यह बिल्कुल ध्यान रखेंगे, जो कार्लिंगर हैं इसके बारे में आपको कार्लिंगर के द्वारा ये दिया गया है। मापन नियमानुसार वस्तुओं या घटनाओं की संख्या प्रदान करता है। मापन जो होता है, मेजरमेंट जिसको हम कहते हैं, वो संख्या प्रदान करता है। ये कार्लिंगर के द्वारा दिया गया था। शिक्षक की जवाबदेही पर किसने बल दिया है? अब शिक्षक की जवाबदेही सुनिश्चित हो, इस पर किसने बल दिया है? तो इस पर जो है सो किसने बल दिया है? तो इस पर जो बल दिया है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 दिया है। अब शिक्षक अगर जिम्मेदारी से भागेंगे तो फिर न कक्षा का संचालन सही ढंग से हो पाएगा, न बच्चों का जो विकास है वो सही ढंग से हो पाएगा, और ना ही जो विद्यालय व्यवस्था है वो सही ढंग से संचालित हो पाएगी। तो कहीं न कहीं इनको जिम्मेवारी लेनी ही पड़ती है। तो राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति में जो है सो इस पर बल दिया गया था 1986 में। ठीक है, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने करवाया था? देखिए, स्टडी ऑफ जो एडमिनिस्ट्रेशन है इस पुस्तक का जो है प्रकाशन वो किनके द्वारा कराया गया है? तो वुडरो विल्सन के द्वारा किया गया था। वुडरो विल्सन के द्वारा इस पुस्तक का प्रकाशन करवाया गया था। विद्यालय अभिलेखों की आवश्यकता क्यों है? विद्यालय अभिलेखों की आवश्यकता क्यों है? समाज को संतुष्ट करने के लिए। आप जितने भी रजिस्टर तैयार करके रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, ये किसके लिए? तो समाज आए तो उसे भी दिखा सकते हैं कि देखिए हमारे पास इतने बच्चे हैं, हमने ये सब किया है। नहीं, स्कूल प्रबंधन को संतुष्ट करने के लिए। हाँ, स्कूल प्रबंधन जो है उसको भी संतुष्ट करिए। बच्चों के अभिभावकों, अब अभी प्रबंधन में जो ऐसे मान लीजिए अध्यक्ष सचिव वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, बच्चों के अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए, तो ये भी सही है। बच्चे के अभिभावक पूछने आ गए कि आज हमारे बच्चों ने क्या किया है, क्या खाना बना है या किस प्रकार
प्रकार से मतलब कक्षाएं संचालित हो रही है, नहीं, पदाधिकारियों को संतुष्ट करने की, ये भी सही बात है। यानी इनमें से एक से अधिक आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ई ऑप्शन हो जाएगा। तो ये जो है सो विद्यालय के अभिलेख जरूरी हैं इन सब चीज़ों के लिए। बाल सहज स्वभाव के साथ कक्षा अध्यापन करना है। बाल सहज स्वभाव के साथ कक्षा अध्यापन करना क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? तो बाल केंद्रित शिक्षा कहलाएगा। नहीं, बाल केंद्रित शिक्षा क्या कहला, बाल केंद्रित में बच्चों के अनुकूल, बच्चों के हिसाब से, बच्चों के बौद्धिक स्तर, शैक्षणिक स्तर के हिसाब से आप जो है सो कक्षा का संचालन करते हैं, ये बाल केंद्रित हो जाता है, बाल सहज स्वभाव हो गया। कौन सा गुण शिक्षक का व्यक्तित्व का गुण नहीं है? व्यक्तित्व का गुण नहीं है ये कहा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए अब आशावादिता, देखिए ये होना चाहिए, ये व्यक्तित्व में होता है कि हम आशा रखते हैं बच्चों से कि बच्चे ये सब कार्य इतना करें और बच्चे इन सब कार्य को ऐसे करेंगे तो ये बहुत आगे बढ़ेंगे, इस तरह से ये हम आशा रखते हैं। संयम रखना, अब शिक्षक है, संयम तो रखना ही पड़ता है, हर एक जगह पर संयम रखना पड़ता है। अलग अलग परिवेश के बच्चे, अलग अलग क्षेत्र के बच्चे, अलग अलग भाषा के बच्चे होते हैं, सबको साथ लेकर के चलना पड़ता है। तो संयम तो यहाँ पर आवश्यकता है। संबोधन करना, ये तो संबोधन का गुण तो होना ही चाहिए। क्या नहीं, क्या होना चाहिए? तो कंप्यूटर का ज्ञान नहीं भी होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर, ठीक है। कंप्यूटर ज्ञान ना, शिक्षक के व्यक्तित्व विकास में कंप्यूटर ज्ञान ना भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते, शिक्षक का साथी या शिक्षक का दायां हाथ कहा जाता है। शिक्षक का साथी कहिए, शिक्षक का दायां हाथ कहिए, ये किसको कहा जाता है? शिक्षक सहयोग संदर्शिका जो होती है उसको कहा जाता है शिक्षक का दायां हाथ। शिक्षक सहयोग संदर्शिका याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष कैसा हो गया? ये कहता है, ठीक है, कक्षा कक्ष कैसा हो गया? अप्रभावित है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता है। ये सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। लिंग के अनुसार अधिक समजातीय होती है। अब लिंग के अनुसार ठीक है, लेकिन ये अधिक समजातीय होती है, ये कहीं न कहीं देखिए आपको सही नहीं लग रहा है। आयु के अनुसार अधिक समझ, ये सही बात है। देखिए आप बच्चों का जो आप नामांकन करते हैं वो किस अनुसार करते हैं? तो वो आपको उम्र सापेक्ष करते हैं, और उम्र सापेक्ष का तात्पर्य है यहाँ पर कि आयु के अनुसार जो है सो समझाती है उसको एडमिशन कराना या कार्य का क्रियान्वयन कराना, ठीक है। तो ये आपको कहीं ना कहीं सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 46 क्या कहता है। विशेष रुचियों का विकास बालकों में क्यों जरूरी है? विशेष रुचि, बच्चों के अंदर एक प्रकार का जो रुचि होता है, विशेष रुचि जो किस कार्य क्षेत्र की ओर या मान लीजिए जो भी है, तो उसके लिए क्यों जरूरी है? तो बिल्कुल देखिए आपका ऑप्शन ए कहता है संभावित व्यावसायिक कुशलताओं का विकास करती है। बिल्कुल सही बात है। जब अगर किसी एक क्षेत्र का चयन कर लेगा बच्चा, रुचि बन जाएगा कि हमें इस क्षेत्र में जाना, इस फील्ड में कार्य करनी है, तो उसकी कुशलताएं बढ़ेगी, जिसको हम कह सकते हैं कि पेशेवर होना, व्यावसायिक कुशलता बढ़ाना, ये होगा। सही बात है। साहित्यिक रुचियों आदि का विकास करती है। आप देखिए ये भी बिल्कुल सही बात है। साहित्यिक रुचि का भी जब जिस क्षेत्र में जाएगा उसके अनुसार वो उन चीज़ों पर भी फोकस ज़्यादा करेगा। बालकों के प्रिय कार्यों के विकास के लिए विभिन्न अवसर प्रदान करते हैं, ये भी सही है। कार्य क्षेत्र का चयन करना आसान होता है, तो कुल मिलाकर के आपको ई ऑप्शन के साथ जाना होगा। ये बिल्कुल सही है कि बालकों में जरूरी होता है रुचि का विकास करना। आइए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए सहगामी क्रियाओं के महत्व को पहचानिए। सहगामी क्रिया का महत्व क्या क्या हो सकता है? सामाजिक भावना का विकास करती है, नागरिकता की शिक्षा प्रदान करती है, व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है और नेतृत्व क्षमता का भी विकास करती है। यानी बिल्कुल आपको ऑप्शन ई के साथ जाना होगा। सहगामी क्रिया में होता है बच्चे एक साथ जो है सो विभिन्न कार्यों को संपादित करते हैं, मिलजुल करके करते हैं, तो उसमें तो एक दूसरे को के व्यवहार को भी पहचानते हैं। नेतृत्व क्षमता का विकास होता है, सामाजिक भावना, सहयोग करने की प्रवृत्ति, ये सब का विकास होता है। तो ये बिल्कुल सही आपका होगा। शिल्पकला क्रियाओं के अंतर्गत निम्न में कितने बिंदु शामिल हैं? शिल्पकला की अगर बात करें कितने बिंदु शामिल है इसकी बात करें तो इसमें आपको सामूहिक खेल, स्वशासन, जल्दसाजी, ये जल्दसाजी जो है ये आपको है शिल्पकला से संबंधित है, ठीक है। जल्दसाजी क्या है? शिल्पकला से संबंधित है। आगे देखिए अगला 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बाल केंद्रित शिक्षा के विभिन्न पहलुओं को पहचानिए। बाल केंद्रित शिक्षा का विभिन्न पहलू क्या है? तो बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षण व्यवस्था का मतलब प्रयोग करना ही तो बाल केंद्रित है, यही तो आपका सही हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा में व्यक्तिगत शिक्षण को महत्व दिया जाता है, ये नहीं होगा। अब देखिए बाल केंद्रित शिक्षा में बालक की शारीरिक मानसिक योग्यता के विकास पर ध्यान दिया जाता है, ये भी जरूरत नहीं है। उनको क्या है? उनके मनोविज्ञान को समझना है और उसके हिसाब से शिक्षण व्यवस्था प्रदान करना, ये बिल्कुल सही होगा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर देखते हैं, जिसका जवाब आप लोग खुद दीजिएगा। लोकतांत्रिक शिक्षण की रणनीति के लिए गलत तथ्यों की पहचान कीजिए। लोकतांत्रिक शिक्षण
कि शिक्षण की रणनीति के लिए गलत तथ्यों की पहचान करें, गलत चाहिए। यह एक बाल केंद्रित शिक्षा नीति है, ये तो सही बात है। लोकतांत्रिक बाल केंद्रित ही है तो संज्ञानात्मक डोमेन की दक्षता विकसित होती है, ये भी सही बात है। संज्ञानात्मक, इसमें शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं, ये भी सही बातें हैं। अब देखिए, इस प्रणाली में शिक्षक छात्र के बीच वैमनस्य उत्पन्न होती है, ये अब कहाँ तक सही है आप लोग, या उपरोक्त में से एक से अधिक होगा। आप इसका आंसर हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। चलिए साथियों, शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों के साथ साथ यदि आप चाहते हैं प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, ये प्रधान शिक्षक की तैयारी करना, यदि आप चाह रहे हैं कि सीटेट, बीटेट, यदि यूपी टेट, कोई भी टीईटी एग्जाम की तैयारी करना, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। डेली एंट्रेंस की क्लास चल रही है, ठीक है, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद।